वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने कल सोल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी क्लास रही थी। ठीक है, और आज की क्लास भी काफ़ी शानदार रहने वाली है, इसलिए याद रखिए वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख ले। और जितने भी यहाँ पर नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और याद रखिए एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव क्लास को अटेंड कर पाए और यहाँ के जितने भी क्वेश्चन है उनका बेनिफिट भी वो साथ साथ ले पाए। ठीक है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए वो पूछा गया है कि संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है। कॉमन सा क्वेश्चन याद रखिएगा, जो संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन है ये झालावाड़ में लिया जाता है। और इसी के कारण याद रखिए जो झालावाड़ है इसको राजस्थान का नागपुर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, रीज़न आपको बता दिया है, क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज़्यादा या फिर सबसे अच्छा संतरा का उत्पादन होता है, इसलिए याद रखिए इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। अब ये जो संज्ञा दी गई है कैसे दी गई है, तो आप याद रखिएगा कि भारत में नागपुर का जो संतरा है वो काफ़ी फेमस है। भारत में अगर हम बात करते हैं तो नागपुर का जो संतरा है वो काफ़ी फेमस है, इसलिए याद रखिएगा कि राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजस्थान का जो सबसे अच्छा जो संतरा प्राप्त किया जाता है वो झालावाड़ से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। कॉमन सा क्वेश्चन है, लगभग आप छठी साथी से ये क्वेश्चन सुनते आ रहे होंगे जब से आपने राजस्थान जी की पढ़ी होगी कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो बिल्कुल हम ऊँट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में बीजीय मसाले वाली फसलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और सर्वाधिक उपज वाला राज्य है। तो याद रखिए अगर हम बात करेंगे मसाले, तो मसाले तो राजस्थान में ही लिए जाते हैं। या फिर याद रखिए ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो केरल है, केरल साइड भी मसाले का उत्पादन बहुत सारा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको पूछा गया, याद रखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान मतलब CA, सेंट्रल एड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है। सॉरी, इसका नाम होगा CIAH होगा। ठीक है, क्या होगा? CIAH मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बीकानेर में स्थित है। इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, या फिर हिंदी में आप देख सकते हो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, जो कि बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेहूं से संबंधित ये क्वेश्चन है, जिसमें आपने देखा होगा, याद रखिएगा जब हम सोविंग करते हैं तो उसके 21 दिन बाद में हम सिंचाई करते हैं। 21 दिन बाद में हम सिंचाई करते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है CRI अवस्था। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस है। याद रखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है, कई बार आपको पूछा गया है। तो अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, याद रखिए क्राउन रूट इनिशिएशन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? याद रखिएगा क्राउन रूट इनिशिएशन, मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्राउन रूट इनिशिएशन। एक होता है SRI का जो संबंध होता है वो होता है धान से, और SRI की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ओके, याद रखिएगा ये दो डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बर्ड फ्लू किससे संबंधित है, तो बिल्कुल हम ये बता देंगे। याद रखिए बर्ड फ्लू का जो संबंध है ये कुक्कुट से है। ठीक है, कुक्कुट में याद रखिए मुर्गियाँ ही नहीं आती बल्कि टर्की है। ठीक है, जैसे कि टर्की भी है, वो भी इसी में आते हैं। ओके, तो याद रखिएगा बर्ड फ्लू है ये एक वायरस जनित रोग है। किससे होता है? वायरस जनित रोग है, मतलब वायरस से ये होता है। आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो, मतलब फुल फॉर्म देख सकते हो, CRI की क्राउन रूट इनिशिएशन और SRI की सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कुक्कुट पालन मुर्गी पालन को ही बोला जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, जो कुक्कुट पालन है याद रखिए मुर्गी पालन को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू का अभी आपको बताया था, वायरस जनित एक रोग होता है जो कि मुख्यतः याद रखिए कुक्कुट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ये होती है याद रखिए 57 पॉइंट सेंटीमीटर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 57 पॉइंट, ठीक है 7.5 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे 575, तो ये होती है मिलीमीटर में। 575 होती है याद रखिए मिलीमीटर में, मतलब 575 मिलीमीटर। और अगर आपको पूछा था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में याद रखिएगा 57.5 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहाँ पर? राजस्थान में। और अगर मैं बात करूँ भारत, तो भारत में कितनी होती है? 1190 मिलीमीटर भारत में वार्षिक वर्षा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं। क्या पूछा गया है कि प्रजनन के उपयोग में जो नर अश्व होता है, नर जो घोड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टेलियन। क्या कहते हैं, स्टेलियन हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ कौन सा होता है। तो याद रखिए ग्रीन हाउस पद्धति, याद रखिए आपने देखा होगा कभी, मान लीजिए रोड साइड में आपने देखा होगा एक ग्रीन पर्दा सा लगा होता है, पूरा खेत है तो पूरे खेत पर क्या होता है, एक ग्रीन सा पर्दा लगा होता है जो कि चारों साइड से क्या होता है, बिल्कुल कवर होता है, मतलब ढका रहता है। ठीक है, तो वो होता है ग्रीन हाउस, और उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कोई भी ऐसी फसल है जो कि इस सीज़न में नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रबी की सीज़न में आप खरीफ फसल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो किस पद्धति के माध्यम से, ग्रीन हाउस पद्धति के माध्यम से आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि अभी मान लीजिए आप तंबाकू लेना चाहते हो, सॉरी तंबाकू वैसे सब्जियों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, दिमाग पे एक बात याद रखना कि मुख्यतः सब्जियों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्रीन हाउस पद्धति को। जैसे कि मान लीजिए खीरा है, खीरा सबसे ज़्यादा लिया जाता है नींबू वर्गीय, सॉरी यार क्या हो रहा है, ठीक है, खीरे को सबसे ज़्यादा लिया जाता है ग्रीन हाउस पद्धति में। तो अगर मान लीजिए आपको खीरा तो वैसे साल भर अवेलेबल हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको भिंडी लेनी है, अगर आपको नॉन सीजन लेनी है तो बिल्कुल आप ले सकते हो। किस पद्धति की सहायता से, किस पद्धति की सहायता से, याद रखिए ग्रीन हाउस पद्धति है जो कि याद रखिए ऑफ सीजन में भी आपको वो याद रखिए वो फसल भी प्राप्त कर सकती है। आई थिंक आपको इसको समझ आ गया होगा। याद रखिए इसका जो मेन टारगेट होता है वो यही रहता है कि अगर मान लीजिए इस सीज़न में जो क्रॉप नहीं आ रही है उसको हम आसानी से ले सके और जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो सके। ठीक है, इसका यही टारगेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से देश में है, कौन से प्रदेश में है। तो याद रखिए बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में जो बीटी है ये क्या है, एक प्रकार का, याद रखिए एक प्रकार का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। क्या नाम है इसका, बेसिलस थुरिएंजिएंसिस। क्या होता है, बेसिलस थुरिएंजिएंसिस नामक एक जीवाणु होता है जिसको जो जीन है ये ट्रांसफ़र किया गया था, किस में किया गया था, कपास में किया गया था। जीन को ट्रांसफ़र करने के बाद ही तो इसे बीटी कॉटन नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है ये महाराष्ट्र साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गुलदाउदी में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है। तो याद रखिएगा गुलदाउदी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर शायद थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये गेंदा है। ठीक है, गुलदाउदी की नहीं बात करेंगे हम, गेंदा है जो कि काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका जो गेंदे का जो प्रवर्धन होता है याद रखिए ये किया जाता है बीज के द्वारा। और अगर आपको पूछा जाता है बीज दर कितनी रखी जाती है प्रति हेक्टर, तो याद रखिए 1.5 kg पर हेक्टेयर, 1.5 kg पर हेक्टर। इसके साथ साथ एक और याद रखिए रतनजोत, जिसे हम ट्यूबरोज बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ज़ैट्रोपा कर्कस। ज़ैट्रोपा कर्कस किसका होता है, रतनजोत का। तो रतनजोत का भी याद रखिए बीज के द्वारा ही होता है। उसका जो सीड रेट है ये प्रति हेक्टर कितने लेते हैं, 2.5 kg पर हेक्टेयर लेते हैं। याद रखिए दोनों क्वेश्चंस को आप एक साथ याद रखिए कि गेंदे का जो बीज दर रखी जाती है प्रति हेक्टर वो 1.5 kg और रतनजोत की 2.5 kg पर हेक्टर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि राजस्थान में कौन से फल का निर्यात किया जाता है। निर्यात का कल भी आपको समझाया था अच्छी तरीके से। निर्यात का मतलब होता है, याद रखिएगा, एक होता है आयात, एक होता है निर्यात। निर्यात का मतलब है हमारी कोई कंट्री है, यहाँ पर कोई अगर मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए संतरा का है, ठीक है, संतरा यहाँ पर काफ़ी फेमस है, मतलब यहाँ पर संतरे का उत्पादन काफ़ी होता है। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ से संतरा दूसरी कंट्री में भेजनी है तो उसे हम बोलेंगे निर्यात। ठीक है, इस देश से अगर दूसरे देश में हमारी कोई चीज़ जा रही है तो उसे तो हम बोलेंगे निर्यात। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए क्या है, पोटेशियम उर्वरक है, पोटेशियम उर्वरक भारत में तैयार नहीं होते बल्कि इनको क्या है बाहर से ही मंगाया जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, अगर कोई चीज़ बाहर से मतलब दूसरे देशों से हमारे देश में लाई जा रही है तो याद रखिएगा वो है आयात का एग्जाम्पल। लेकिन हमारे देश से कोई चीज़ बाहर जा रही है वो है निर्यात का एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निर्यात, तो निर्यात याद रखिए किन्नों का किया जाता है। किन्नों का आपने देखा होगा, याद रखिए श्रीगंगानगर साइड इनका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जालोर सीडलेस, तो जालोर सीडलेस अनार की वेराइटी होती है, जबकि थॉमसन सीडलेस याद रखिएगा, जबकि थॉमसन सीडलेस अंगूर की वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी फसल का उपयोग रेशा बनाने व खाने के तेल दोनों में किया जाता है। तो याद रखिए ऐसी होती है अलसी, जिससे रेशा भी हम प्राप्त कर सकते हैं और खाने का तेल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ये पूछूं कि ऐसी फसल बताइए जिसका हम दलहन और तिलहन,
जिसको हम दलहन और तिलहन दोनों में ले सकते हैं, तो वो कौन सी फसल है? तो याद रखिए वो होती है सोयाबीन होती है। कौन सी होती है? वो सोयाबीन फसल होती है, जिसे हम दलहन और तिलहन दोनों में आसानी से ले सकते हैं। और ऐसी कौन सी फसल है जिससे हम रेशा भी प्राप्त कर सकते हैं और खाने का तेल? तो वो होती है, याद रखिए, अलसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या देते हैं? तो विटामिन ए की अगर आपको आपूर्ति करनी है, याद रखिए, उसके लिए आप हरा चारा दोगे। मुख्यतः सबसे ज़्यादा जो फेमस है मुर्गियों के लिए वो मक्का का चारा है। मक्का का जो खली है या फिर मक्का का जो चारा है वो ज़्यादा चाव से खाती है मुर्गियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जल अपर्दन से संबंधित है। तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जल अपर्दन का वहाँ पर कौन सा टाइप दिया गया है। वैसे याद रखिएगा जल अपर्दन में मुख्यतः 4 चरण होंगे। ठीक है, जल अपर्दन में मुख्यतः 4 चरण होंगे। फर्स्ट कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा और चौथा कौन सा होगा? मेरे साथ रिपीट करिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कोई बौछार आकर गिरती है तो उसे हम बोलते हैं बौछार चरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लैश। उसके बाद में क्या है, वो एक परत बना लेती है जिसे हम बोलते हैं सीड इरोजन। ठीक है, सबसे पहले जो बारिश की बूंद गिरती है वो क्या करती है, छिटकाती है। ठीक है, जो मृदा के कण उसमें छिटक जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बौछार चरण। दूसरी है सीड, मतलब एक परत सी बना लेती है, उससे क्या होता है वो पानी बहने लगता है। ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा बारिश होती है तो क्या हो जाता है, एक परत सी बन जाती है मृदा की और जो पानी है वो बहने लगता है। अगर मान लीजिए कोई पानी बहेगा तो छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। ठीक है, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है जिसे हम बोलते हैं रिल इरोजन। ठीक है, और अगर ये जो रिल है ये छोटी छोटी नालियाँ आपने देखी होगी, आप मान लीजिए ऐसा कोई क्षेत्र है वहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में गिर रहा है। ठीक है, या फिर पूरे गांव का एकत्रित होकर किसी जगह गिर रहा है, तो वहाँ पर आप देखना एक बड़ा गड्ढा तैयार हो जाता है, एक गड्ढा सा बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, छोटा गड्ढा है वो रिल अलाव नाली का है, रिल सरण है, लेकिन जब बड़ा गड्ढा बन जाता है उसे हम बोलते हैं गली। ठीक है, याद रखिए 4 प्रकार है। सबसे पहले बौछार गिरेगी जिसे हम स्प्लेश बोलेंगे, उसके बाद में एक परत बन जाती है जिसे हम सीड इरोजन बोलेंगे, उसके बाद में छोटी नालियाँ बन जाती है उसे हम बोलेंगे रिल, और छोटी नालियाँ बड़ी नालियों में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है, चारों याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि स्ट्राइगा का संबंध किससे होता है? तो याद रखिए इसका जो संबंध होता है ये होता है ज्वार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे सदाबहार क्रांति का संबंध किससे माना गया है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को याद किया हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। कहाँ पर? भारत में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक है, इसकी जो राइटर है, जो लेखक है वो कौन है? तो जेथ्रो टुल। याद रखिए हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री, या फिर आप मान सकते हो टिलेज के जो फादर है या फिर वीड के जो फादर है, खरपतवार और टिलेज। ठीक है, दोनों के फादर भी जेथ्रो टुल ही है। और जेथ्रो टुल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम क्या है? हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री। याद रखिएगा। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे कि फसल गिरना किस फसल से संबंधित है। तो जैसे ही मान लीजिए कोई ज़्यादा हवा चलती है तो जो गन्ना होता है इसकी हाइट तो वैसे ही ज़्यादा होती है, तो क्या होती है, तेज़ हवा चलती है तो गन्ना गिर जाता है। ठीक है, क्या है, गन्ना गिर जाता है, मतलब फसल गिर जाती है। तो फसल गिरने का संबंध किससे है? गन्ने से होता है। क्यों? क्योंकि गन्ना थोड़ा सा हाइट में बड़ा होता है, इसलिए अगर ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो वो सहन नहीं कर पाएगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे तिल किस कुल का होता है। तो तिल याद रखिए पैडिलिएसी कुल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि गेहूं में बोनेपन के लिए पूछा गया है, तो एक होती है नोरिनटेन, एक होती है रिड्यूस्ड हाइट RH फर्स्ट और RH 2। अब ये दोनों ही होती है, याद रखिएगा, बोनेपन के लिए नोरिनटेन और RH फर्स्ट और RH 2। नेक्स्ट इसने यहाँ पर बात करेंगे कि जबकि धान में कौन सी जीन पाई जाती है, वो होती है, याद रखिए, डिजीवो जीन, जिसके कारण धान में बोनापन पाया जाता है। नेक्स्ट इसने यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सबसे अधिक किस नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, याद रखिए, जो नाइट्रोजन उर्वरक है यूरिया, जो कि सबसे सस्ता है और सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है भारत में। इसके अलावा याद रखिएगा इसमें 46% क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन होती है एमाइड रूप में होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 होता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, याद रखिए, ये छिड़काव के लिए भी किया जा सकता है यूरिया का। ओके,
और इसके अलावा याद रखिए, अगर आप लगातार किसी मृदा में यूरिया का प्रयोग करोगे तो अम्लीय प्रकार ये छोड़ता है, मतलब अम्लीय प्रकृति का होता है। यूरिया किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर आप लगातार इसका प्रयोग करोगे खेत में तो बिल्कुल ये अम्लीय प्रभाव छोड़ेगा। ये सारे पॉइंट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है कि फास्फोरस के लिए जो सबसे ज़्यादा भारत में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा उर्वरक है? तो याद रखिएगा वो होता है डीएपी। अब डीएपी याद रखिए एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, मतलब जटिल उर्वरक का अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिएगा डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें क्या होता है 16-48 मतलब फास्फोरस और नाइट्रोजन 16% और फास्फोरस 48% पाई जाती है। इसी दौरान हम बात कर लेते हैं पोटेशियम के लिए। तो पोटेशियम के लिए याद रखिए म्यूरेट ऑफ पोटास का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भारत में, और म्यूरेट ऑफ पोटास को हम पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोटेशियम क्लोराइड के नाम से ही हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा ऊर्जा का अगर आपको स्थानांतरण करना है तो भी आपको पोटेशियम की आवश्यकता होगी, अगर आपको रंध्रों का नियमन करना है तो भी आपको पोटेशियम की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बोरोन का मुख्य अयस्क कौन सा होता है? तो वो होता है टोरमेलिन होता है। बोरोन का मुख्य अयस्क का नाम बताइए, टोरमेलिन। और मैग्नीशियम का डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सिलिकॉन किन फसलों के लिए आवश्यक होता है? तो याद रखिए सिलिकॉन की जो आवश्यकता होती है वो धान और मक्का दोनों को ही होती है। नोबल केन का क्या नाम होता है? तो सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि अड़साली गन्ना कितनी अवधि का होता है? मतलब जो इसकी फसल अवधि होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 18 महीने। ठीक है, 18 महीने। और इसकी जो सोविंग की जाती है मुख्यतः जुलाई अगस्त में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मृदा संरचना कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त मृदा संरचना है वो होती है क्रम्बी। कौन सी होती है? क्रम्बी संरचना होती है। इसके अलावा याद रखिए मृदा संरचना का अगर आपको सुधार करना है तो आप याद रखिए पोटेशियम उर्वरकों का ज़्यादातर यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया कि नाइट्रोजन ज्ञात करने की विधि कौन सी है? तो याद रखिए वो होती है एल्केलाइन परमैंगनेट विधि। अगर आपको मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात करनी है तो आप किस विधि का प्रयोग करोगे? एल्केलाइन परमैंगनेट विधि का प्रयोग करोगे। और अगर आपको पूछा जाता है मृदा में फास्फोरस की मात्रा ज्ञात करने के लिए, तब आप किस विधि का प्रयोग करोगे? ओल्सन विधि का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वंडर कैन की किस्म कौन सी है? जादुई जो गन्ना होता है उसकी किस्म आपको बतानी है। तो याद रखिएगा CO 671। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है निकिल और कोबाल्ट किन फसलों के लिए आवश्यक होते हैं? तो ये दोनों ही याद रखिए दलहनी फसल, मतलब जो लेगुमिनेसी जो फसलें होती है उनके लिए आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी एक अच्छा खासा रोल अपना प्ले कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पेरा और उतेरा का संबंध किस फसल से है? तो हमें पता है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल या फिर जो बिहार साइड है वहाँ पर पेरा और उतेरा को लिया जाता है, जो कि धान फसल में लिया जाता है। और मुख्यतः किस सब्जी को या फिर किस फसल को यहाँ पर ग्रो किया जाता है? वो होती है अलसी होती है। कौन सी होती है? लिनसीड होती है, अलसी होती है। जिससे क्या होता है, याद रखिए फसल काटने से पहले ही उसकी सोविंग कर दी जाती है। इसके अलावा याद रखिए अगर आपको स्पेशल तौर पर पूछा जाता है कि पेरा और उतेरा, तो उतेरा का होता है मध्य प्रदेश साइड और पेरा का होता है बिहार या पश्चिम बंगाल साइड। ठीक है, उतेरा मध्य प्रदेश और पेरा बिहार साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उतारते हैं हम मध्य प्रदेश में और पेराते हैं हम पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब यहाँ पर पैसे पे याद रखिएगा, पैसे पे याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि मक्का में कौन से पुष्प सबसे पहले आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि जो मक्का में जो नर पुष्प होते हैं उसे हम बोलते हैं टेसल या वल्लर के नाम से हम जानते हैं। याद रखिएगा मक्का में जो नर पुष्प होते हैं उसे हम बोलते हैं टेसल या वल्लर, और जो मादा पुष्प होते हैं उसे हम बोलते हैं सिल्क। अगर आपको पूछा जाता है कि इन दोनों पुष्पों में से सबसे पहले कौन सा पुष्प आता है, तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा कि मक्का में जो सबसे पहले जो पुष्प आता है वो कौन सा आता है? टेसल आता है, मतलब नर पुष्प पहले आता है। और नर पुष्प को हटाना क्या कहलाता है? डीटेसलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? डीटेसलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि टर्मिनेटर तकनीक
किससे संबंधित है? तो याद रखिए आप, बिल्कुल ये कपास से संबंधित है। टर्मिनेटर जो टेक्निक है ये किससे संबंधित है? याद रखिए कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गन्ने में गांठ बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो याद रखिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। गन्ने में जो नोड बनती है या फिर जो इंटरनोड बनती है उनके लिए जो उपयुक्त तापमान है वो कितना होना चाहिए? 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो जो टमाटर में जो लाइकोपीन की मात्रा बनती है उसके लिए भी याद रखिएगा 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो उसी से आप याद रख सकते हो कि गन्ने में जो नोड या इंटरनोड बनते हैं उनके लिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है सोयाबीन की बीज की गहराई कितनी रखी जाती है? तो 3 सेंटीमीटर या फिर आप 4 से 5 याद रखिए। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी जो डेप्थ रखी जाती है, बीज की गहराई रखी जाती है, वो रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है? तो भारत की याद रखिए चना होती है। और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर यहाँ पर राजस्थान की मुख्य दलहनी फसलें पूछे तो आप क्या बताओगे कि राजस्थान की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट से यहाँ पर बात करेंगे ड्रिप सिंचाई विधि कहाँ से अपनाई गई थी? तो आपको पता है, याद रखिए जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, ट्रिकल विधि जिसे हम बोलते हैं या फिर ड्रिप जिसे हम बोलते हैं, ये कहाँ से लाई गई थी? याद रखिए इजराइल से लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान में जो सबसे प्रमुख मृदा है वो कौन सी है? एंटीसोल है या फिर एरिडीसोल है? ठीक है, याद रखिए राजस्थान की जो है वो एरिडीसोल है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुष्क मृदा ही पाई जाती है। जो T9 है ये किसकी वैरायटी है? तारामीरा की नहीं, ये उड़द की वैरायटी है। T9 है उड़द की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे रेड रोट जिसे हम बोलते हैं लाल विगलन रोग। तो ये मुख्य जो बीमारी होती है ये गन्ने की होती है। किससे होती है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम से होती है। कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक से होती है। और इसका जो प्रमुख लक्षण होता है, याद रखिए गन्ने का जो तना होता है वहाँ पर क्या होती है? एक लाल धारी सी बन जाती है। देखा होगा आपने, जो गन्ने का जो तना होता है वो फट जाता है और फटने पर वहाँ पर एक लाल कलर का दिखाई देता है तना। ठीक है, तो ये होता है रेड रोट जो कि काफ़ी फेमस डिजीज़ है। इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक कवक होता है। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।